थर्मोडायनेमिक्स में हमने क्या लास्ट टाइम स्टडी किया था? थर्मोकल ऑफ थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट किया। अभी मैंने इसकी कोई डेफिनेशन बताई थी कि ड्रॉबैक्स बताए थे। ठीक है, ये लेक्चर नंबर 19 है हमारा। अच्छा, ड्रॉबैक्स तो आपको मैंने उस दिन बता दिए थे कि दो किस्म के ड्रॉबैक्स हैं। कि एक तो पहली बात ये है कि ये हमें ये नहीं बताता कि हीट किस तरफ फ्लो कर रही है, हीट की फ़्लो ऑफ डायरेक्शन क्या है। और दूसरा ये भी नहीं बताता कि आप किस तरह जो हीट एनर्जी है उसको मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर लेते हैं। सिर्फ ये इतना आपको बताता है कि भाई कन्वर्ट हो जाती है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है ना, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो है वो आपको सिर्फ यही बताता है कि कन्वर्जन हो सकती है। ये नहीं आपको बताता कि किस तरह हुई है, ठीक है, उसका ओरिजिन क्या था, कहाँ से एनर्जी आई है, क्या आप इस एनर्जी को डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं। ये वाली इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं होती है। अच्छा, अब इसके अंदर जो है दो स्टेटमेंट्स हैं, ठीक है, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है। इट हैज़ टू स्टेटमेंट्स। है ये दो स्टेटमेंट्स हैं लेकिन एक दूसरे से इक्वलेंट है, ठीक है, यानी कि ये एक दूसरे के बराबर है ये दोनों स्टेटमेंट्स जो हैं। तो नंबर 1 जो है इसको हम कहते हैं केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट, और दूसरी जो है इसको कहते हैं क्लाजियस। क्लाजियस स्टेटमेंट। ये दो स्टेटमेंट्स हैं और ये दोनों ही जो हैं ये साइंटिस्ट जो हैं उनके नाम के ऊपर ये स्टेटमेंट्स हैं। तो अभी आपने ये जो पहली में स्टेटमेंट जो है केल्विन, इसको डिस्कस करने लगा हूँ। आपने एफिशिएंसी पढ़ी है हीट इंजन की, लास्ट टाइम हमने उसका एक्सप्रेशन जो है एफिशिएंसी का हीट इंजन की जो है वो कैलकुलेट किया था। तो वो एक्सप्रेशन जो है वो क्या था, मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है, ये एक्सप्रेशन था। तो इसके अंदर अगर मैंने ये डिस्कस किया था कि Q2 को 0 कर दूँ तो एफिशिएंसी जो है वो 100% हो जाएगी। तो अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स 100% एफिशिएंसी ऑफ द हीट इंजन इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो इसकी क्या स्टेटमेंट बनेगी, इट इज़ इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ हीट इंजन। ये हमारे लिए मुमकिन नहीं है कि हम ऐसा हीट इंजन बनाएं कि वो जितनी एनर्जी ले HTR से, हाई टेम्परेचर रिजर्वायर से, उस सारी की सारी एनर्जी को यूज़फुल वर्क के अंदर कन्वर्ट कर दे और किसी हीट को LTR को, यानी कि जो लो टेम्परेचर रेजरवायर है, उसको रिजेक्ट ना करे। समझ रहे हैं बात? देखो ना, हमने जब शुरू के अंदर ही बात की थी तो क्या की थी, हमने कहा जी हमें हीट इंजन बनाना है तो 2 रेजरवायर चाहिए, ठीक है। अगर 2 रेजरवायर होंगे तो हीट इंजन का प्रिंसिपल ही है, वो चलता ही 2 रेजरवायर्स के ऊपर है, ठीक है। क्यों 2 रेजरवायर्स आपको अवेलेबल हो जाते हैं कि अभी आपकी जो कायनात है उसमें थर्मल इक्विलिब्रियम नहीं है, मतलब टेम्परेचर का डिफरेंस है, जिसकी वजह से हमें 2 रेजरवायर्स मिल जाते हैं। तो जब आपके पास 2 रेजरवायर्स अवेलेबल हैं तो इसका मतलब है कि आप हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट
कर सकते हैं। तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स आपको यही बताने की कोशिश कर रहा है कि किसी भी हीट इंजन की एफिशिएंसी 100% नहीं होती। आज तक कोई ऐसा हीट इंजन नहीं बना कि जिसमें से धुआं ना निकलता हो। धुआं क्या, हीट रिजेक्ट हो रही है लो टेम्परेचर रिजर्वायर। कोई ऐसा अभी तक हमने तो इंजन नहीं देखा कि जिसमें से धुआं ना निकलता हो, यानी कि कुछ ना कुछ हीट जो है वो लो टेम्परेचर रिजर्वायर को रिजेक्ट ना होती है। अगर कभी ऐसा इंजन बन गया तो फिर तो एनर्जी के क्राइसिस ही ख़त्म हो जाएगी। फिर ना आपको पेट्रोल की ज़रूरत रहेगी, एक दफ़ा पेट्रोल पे स्टार्ट किया बाद फिर वो चलता ही रहा, ठीक है। उसको एक दफ़ा पुश चाहिए पेट्रोल के ऊपर, उसके बाद उसका पेट्रोल कंज्यूम होगा ही नहीं। जब धुआं नहीं निकला तो पेट्रोल कहाँ से कंज्यूम हुआ, ठीक है। उसने इधर स्टार्ट किया इंजन चलता ही रहा। लेकिन अभी तक ऐसा कोई इंजन पॉसिबल नहीं है। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स ये कह रहा है पहली स्टेटमेंट में कि हम ऐसा इंजन नहीं बना सकते कि जिसकी एफिशिएंसी 100% हो। उसकी वजह यह है कि आपको कुछ ना कुछ हीट ज़रूर रिजेक्ट करनी पड़ती है LTR, ठीक है जी। तो अब ये एफिशिएंसी जो है ये आपकी 100% आ गई, ठीक है। तो बाय सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स 100% efficiency is not possible। 100% एफिशिएंसी जो है वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो इसकी स्टेटमेंट क्या हो जाएगी अब, इट इज़ इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट ए हीट इंजन which will convert heat into useful work done and no heat is rejected to LTR, ठीक है। तो ये हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। हेलो अस्सलाम वालेकुम गुल साहब। जी जी, अच्छा 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 अच्छा, हाँ ठीक है, कर देगा, कोई मसला नहीं। जेकर तुम कहोगे हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। ओके तो कोई जो है वो रिजेक्ट नहीं हो रही है LTR को। तो ये तो हमारे लिए पॉसिबल नहीं है ऐसा करना। तो ये पहली स्टेटमेंट थी, ठीक है। इसका मतलब है कि आप ऐसा हीट इंजन, अभी तक तो जो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स तो यही कह रहा है कि हम इस तरह का हीट इंजन नहीं बना सकते, पॉसिबल नहीं है हमारे लिए इस तरह का हीट इंजन। अच्छा, तो उसके बाद दूसरी स्टेटमेंट है जो क्लाजियस स्टेटमेंट है, जो ये वाली है सेकंड। क्लाजियस स्टेटमेंट जो है इसका तल्लक हीट पंप के साथ है, ठीक है। हीट पंप पे आपने देखें जो कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस है ऑफ हीट पंप, जो कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस है हीट पंप का, वो हमारे पास क्या होता है कि K इज़ इक्वल टू Q2 Q1 माइनस Q2।
यही होता है ना कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। ठीक है, तो ये कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस जो है इसके अंदर अगर आप Q1 को Q2 के बराबर ले लें तो K क्या आएगा हमारे पास, Q2 ओवर 0, तो दैट इज इक्वल टू इन्फिनिटी। तो क्लासियस स्टेटमेंट ये कहती है कि हम ऐसा हीट पंप नहीं बना सकते कि जिसका कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस जो है वो इनफाइनाइट हो, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है कि हीट जो है वो कोल्ड से हार्ड बॉडी की तरफ मूव करे विदाउट द एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी। रेफ्रिजरेटर जो है उसके अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी देनी पड़ती है, तब हीट जो है वो कोल्ड से हार्ड की तरफ फ्लो करती है। अगर आप वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी से इसको ना लगाएं तो फ्रिज तो बंद हो जाता है, वो तो कूलिंग नहीं करता। तो क्लासियस स्टेटमेंट यही बता रही है कि हमारे लिए ये पॉसिबल नहीं है कि हम ऐसा हीट पंप या रेफ्रिजरेटर बना लें जो एनर्जी के एक्सपेंडिचर के बावजूद भी वर्क करे। यानी कि ऐसा हो कि फ्रिज पड़ा हुआ है, उसको आपने बिजली के साथ कनेक्ट नहीं किया और वो कूलिंग कर, उस सूरत में एक्सटर्नल से आप एनर्जी नहीं दे रहे, तो किस तरह हीट को फ्लो करवाएंगे कोल्ड से हार्ड की तरफ, नहीं करवा सकते। ठीक है, तो सेकंड लॉ यही बताता है कि आपने जब भी हीट पंप बनाना है तो हीट पंप जो है वो एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी के ऊपर ही बनेगा। ठीक है, इलेक्ट्रिकल यहाँ पर जो रेफ्रिजरेटर के केस में आपको क्या करना पड़ता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है उसको लेना पड़ता है एज एक्सपेंड। तो इसकी स्टेटमेंट जो है वो हम कह सकते हैं कि इट इज़ इम्पॉसिबल, इट इज़ इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट ए हीट पंप which has infinite coefficient of performance, जिसका कि इनफाइनाइट कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस हो, वो हम नहीं बना सकते क्योंकि because heat cannot be transferred from cold to hot body without the expenditure of energy। ठीक है, एनर्जी को खर्च किए बगैर, ठीक है, आप जो है वो नहीं कंस्ट्रक्ट कर सकते हीट पंप, रेफ्रिजरेटर। ठीक है, एक्सटर्नल एनर्जी जो है हमें वो रिक्वायर्ड है, क्योंकि हीट जो है वो एनर्जी को खर्च किए बगैर कोल्ड से हार्ड की तरफ फ्लो नहीं कर, हार्ड से कोल्ड की तरफ चली जाती है विदाउट द एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी, लेकिन कोल्ड से हार्ड की तरफ जो उसकी डायरेक्शन है वो एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी के बगैर पॉसिबल नहीं है। ठीक है जी, तो ये दो स्टेटमेंट्स थी सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की। तो अब आपको इन स्टेट से ये तो पता चल गया है कि सेकंड लॉ जो है वो फर्स्ट लॉ को कंप्लीशन की तरफ लेके जा रहा है। अब जो इश्यूज़
फर्स्ट लॉ के अंदर थे उनको सेकंड लॉ ने किसी हद तक सॉल्व कर दिया। मतलब उसने बता दिया कि हीट जो है वो किस व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट। ठीक है, जो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट है वो क्या होगा, ये उसने आपको बता दिया। फिर उसने आपको ये भी बता दिया कि किस तरह हीट जो है वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। ठीक है, उसने ये बता दिया कि भाई आप पूरा 100% एफिशिएंट इंजन नहीं बना सकते, आपको हीट लेनी पड़ेगी, हीट लेके उसको रिजेक्ट करना पड़ेगा। ये बात फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के अंदर नहीं थी। ठीक है, अब हमने जो है फर्स्ट का भी हमें थोड़ा सा पता लग गया, सेकंड का भी हमें थोड़ा सा पता लग गया है। अब हमने जो नेक्स्ट चीज़ देखनी है इसके अंदर, वो हमने देखना है कार्नोट हीट इंजन। सादी कार्नोट जो है ना, ये एक साइंटिस्ट का नाम था। उसने ये हीट इंजन थ्योरेटिकल हीट इंजन है, एक्सपेरिमेंटल हीट इंजन नहीं है। उसने का ये दावा था कि मेरे इस थ्योरेटिकल हीट इंजन से ज़्यादा और कोई हीट इंजन एफिशिएंट नहीं हो सकता। थ्योरेटिकल बात कर रहा है, एक्सपेरिमेंटल की नहीं कर रहा। उसने कहा कि मेरा ये जो उसने जो कैलकुलेशन की एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट हीट इंजन की, उसकी बुनियाद पे उसने ये कहा कि भाई ये जो मेरा फार्मूला निकला है ना, वो भी हम फार्मूला ड्राइव करेंगे। ठीक है, ये जो फार्मूला निकला है इसके मुताबिक कोई भी जो हीट इंजन है वो मेरे हीट इंजन से ज़्यादा एफिशिएंट नहीं हो सकता। उसका दावा था, दावा दलील के बगैर नहीं था। फिज़िक्स के अंदर कोई चीज़ दलील के बगैर नहीं होती। दलील का मतलब प्रूफ के बगैर, थ्योरेटिकल प्रूफ उसने उसका दिया है। ठीक है, फिर उसी की बेस के ऊपर बाद में ये पेट्रोल इंजन डिज़ाइन किए गए, जिनके अंदर डीजल इंजन आता था, जिनके अंदर गैस के इंजन आते हैं, जिनके अंदर पेट्रोल के इंजन आते हैं। उनको पता है कि आपकी कितनी एफिशिएंसी है उनकी। ठीक है, डीजल इंजन जो होता है उसकी 35 to 45 होती है एफिशिएंसी, जो पेट्रोल इंजन होता है उसका उसकी 25 से लेकर 35 तक उसकी एफिशिएंसी। तो ये किस बेस पर कैलकुलेट की गई एफिशिएंसी? इसी कार्नोट इंजन की बेस पर, इस थ्योरेटिकल मॉडल के ऊपर। ठीक है, तो अब नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो क्या है, वो कार्नोट हीट इंजन है। तो जो ऑर्डिनरी हीट इंजन जो भी आपने पढ़ा उसकी एफिशिएंसी जो है, ठीक है जी, जो ऑर्डिनरी हीट इंजन है उसकी जो एफिशिएंसी है वो इसके बराबर होती है। और अगर इसमें Q2 0 तो एफिशिएंसी 100% हो जाती है, जो कि पॉसिबल नहीं है अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, विच इज़ नॉट पॉसिबल अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, जो कि सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के मुताबिक पॉसिबल अचीवेबल नहीं है। तो ये प्रॉब्लम किसने सॉल्व किया? इसको सॉल्व किया सादी कार्नोट। ठीक है, दिस प्रॉब्लम was solved by सादी कार्नोट। इस प्रॉब्लम को सादी कार्नोट ने सॉल्व किया। उसने एक थ्योरेटिकल हीट इंजन डेवलप किया
और उसने कहा कि ये जो मेरा थ्योरेटिकल हीट इंजन है इसकी सबसे मैक्सिमम एफिशिएंसी, ठीक है। ही डेवलप्ड ए थ्योरेटिकल heat engine and claimed that it has maximum efficiency. और उसने ये क्लेम किया कि इसकी मैक्सिमम एफिशिएंसी है ऑफ ऑल हीट इंजन्स, तमाम हीट इंजन्स में से। तो दिस हीट इंजन इज नोन एज कार्नोट कार्नोट हीट इंजन। तो ये हीट इंजन जो है इसको हम क्या नाम देते हैं, कार्नोट हीट इंजन का। अब इस हीट इंजन की कंस्ट्रक्शन के ऊपर आ जाए, ठीक है। ये तो इसकी डेफिनेशन होगी कि क्या होता है। क्या होता है ऐसा हीट इंजन, थ्योरेटिकल हीट इंजन है, थ्योरी बेस्ड है ना, मैथमेटिक्स इसका कर रहे होते हैं, एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड नहीं है, थ्योरेटिकली है, लेकिन उसके आगे उसको उस मॉडल को सामने रख कर असल हीट इंजन जो थे वो डिज़ाइन किए। थ्योरेटिकल हीट इंजन है और जिस बंदे ने बनाया है सादी कार्नोट ने, उसका ये क्लेम है कि ये आप इंटरनेट पे जाके देख सकते हैं इसकी हिस्ट्री के, सादी कार्नोट जो है वो कौन था, उसने कैसे ये डेवलप, क्या आइडिया उसके दिमाग में आया था, जिससे मैं अब अभी इसकी डिटेल में नहीं यहाँ पर जा रहा कि उसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बहरहाल उसका ये क्लेम था कि भाई ये जो मैंने चीज़ बनाई है, जो फार्मूला कैलकुलेट किया है, ये जितने भी हीट इंजन हैं उन सब में से ज़्यादा एफिशिएंट, यानी कि इसकी परफॉर्मेंस जो है वो सबसे ज़्यादा अच्छी है। यानी कि उसका कहने का मतलब ये कहा था कि ये हीट इंजन जितनी हीट HTR से लेता है उसका ज़्यादा पोर्शन यूज़फुल वर्क डन में कन्वर्ट कर देता है और कम पोर्शन जो है उसको रिजेक्ट करता है LTR को। तो यही है ना, आपका हीट इंजन कब अच्छी एफिशिएंसी के साथ होगा, जब वो जितनी हीट ले रहा है हाई टेम्परेचर रिजर्वायर से, उस हीट को ज़्यादा किस में कन्वर्ट करें, यूज़फुल वर्क डन के। मतलब जो चीज़ हमें चाहिए, हम क्या चाहते हैं, हम ये चाहते हैं पेट्रोल कम खर्च हो। आजकल पेट्रोल कितना हो गया है, 127 में हल हो गया है, 127 रुपीज़ पर लीटर। तो 127 रुपीज़ पर लीटर तो गरीब आदमी के लिए बड़ा इशू है, ठीक है। तो सादी कार्नोट ने कहा ये ऐसा हीट इंजन दिया था लोगों को, वो दे गया था कि भाई इसको देखकर तो बना लो कि जो फ्यूल है, वर्किंग सब्सटेंस है ना, पेट्रोल क्या है, पेट्रोल या डीजल क्या है, व्हाट इज़ दिस, दिस इज़ वर्किंग सब्सटेंस। उन्होंने कहा मैंने भाई बना दिया है या आपको हीट इंजन थ्योरेटिकल, अब आप इसको देखकर ऐसा बना लें हीट इंजन कि जो कम से कम फ्यूल को कंजम्पशन करे। देखो जब वो हीट रिजेक्ट नहीं करेगा, LTR को कम करेगा, तो फिर फ्यूल की कंजम्पशन कम हो जाए। जो गाड़ी ख़राब होती है, जिसका इंजन ख़राब होता है, वो कहते हैं जी धुआं मार रही है, तो क्या होता है उसका इंजन, पेट्रोल कम खा रहा होता है, ज़्यादा खा रहा होता है, ज़्यादा खा रहा था। वो बंदा रख ले तो बाद में गरीब हो जाता है वो इस तरह की गाड़ी रख कर, ठीक है, कि वो रोज़ाना 127 रुपये लीटर का डलवाएगा, उसके अंदर पेट्रोल तो उसकी तो नहीं बनती उसके साथ, वो तो इतना धुआं वो इतना निकाल रही है, वो तो बेड़ा ही गर्क हो जाएगा, ठीक है। यानी कि वो क्या है कि वो इंजन एफिशिएंट नहीं रहा। अब वो क्यों नहीं रहा, उसकी कंस्ट्रक्शन के अंदर ख़राबियाँ आ गई, ठीक है। मैं अभी जो डिस्कस करने लगा हूँ कंस्ट्रक्शन इंजन की, कि वो क्या, अब इसी इंजन को देखकर इंजन बनाया गया था, वो उसकी कंस्ट्रक्शन के अंदर इश्यूज़ हैं, जिस वजह से वो इंजन जो है वो ख़राब हो गया और ज़्यादा हीट रिजेक्ट कर रहा है
LTR को क्यों कर रहा है? क्योंकि ज़्यादा फ्यूल जो है उसको कंज्यूम कर रहा है। ज़्यादा धुआं कब निकालेगा? जब ज़्यादा फ्यूल कंज्यूम करेगा। ठीक है, तो अब हम ये देखना कि भाई इसने क्या ऐसी चीज़ बनाई थी कि जिसके ऊपर ये कह रहा है कि मेरा हीट इंजन जो है वो सबसे ज़्यादा एफिशिएंट है। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन देखिए आप इसकी। इसकी जो कंस्ट्रक्शन है, इसके अंदर हमारे पास एक सिलेंडर है, ठीक है, जिसके अंदर हमने आइडियल गैस को फिल किया हुआ है। पहली बात ये है कि आइडियल गैस फिल्ड है। ठीक है जी, इसने कौन सी गैस फिल की? आइडियल गैस। नंबर 1, इट कंसिस्ट of a cylinder in which the ideal gas is filled, जिसके अंदर आइडियल गैस जो है वो फिल्ड है। दूसरे नंबर पे ये सिलेंडर फिटेड है एक मूवेबल पिस्टन के साथ। नंबर 2, दिस सिलेंडर इज फिटेड विद मूवेबल पिस्टन। ये मूवेबल पिस्टन के साथ फिटेड है। ठीक है, और इसकी तीसरे नंबर पर इसका साइकिल जो है वो साइक्लिक साइकिल है या रिवर्सिबल साइकिल है। ठीक है, द साइकिल ऑफ कार्नोट इंजन इज रिवर्सिबल। तो इसका जो साइकिल है वो रिवर्सिबल है। रिवर्सिबल प्रोसेस पढ़ा है आपने, जहाँ से शुरू हो वहीं पे वापस आ जाते हैं। ठीक है, उसको हम रिवर्सिबल प्रोसेस कहते हैं। तो ये दिस रिवर्सिबल प्रोसेस कंप्लीटेड इन 4 स्टेप्स। ये रिवर्सिबल प्रोसेस जो है ये 4 स्टेप्स के अंदर कन्वर्ट होता है। 4 के अंदर ये कन्वर्ट होता है। नंबर 1, पहला प्रोसेस आइसोथर्मल एक्सपेंशन। नंबर 2, आइसोथर्मल कंप्रेशन। नंबर 3, एडियाबैटिक एक्सपेंशन। और नंबर 4, एडियाबैटिक कंप्रेशन। तो इन 4 के अंदर ये प्रोसेस कंप्लीट होता है। ठीक है, कौन कौन से? आइसोथर्मल एक्सपेंशन, आइसोथर्मल कंप्रेशन, एडियाबैटिक एक्सपेंशन, एडियाबैटिक कंप्रेशन। आइसोथर्मल और एडियाबैटिक ये प्रोसेसेस जो हैं इनका आपको पता है। ठीक है जी, आइसोथर्मल वो प्रोसेस होता है जिसके अंदर टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है और
एडियाबैटिक वो होता है जिसके अंदर ना तो कोई हीट एंटर होती है ना लीव करती है सिस्टम को। ठीक है, अब पहले मैं इसकी बनाता हूँ पीवी डायग्राम। ठीक है, उस पीवी डायग्राम में के अंदर वो हम सारे प्रोसेसेस जो हैं उनको ड्रा करेंगे। पीवी डायग्राम अब ये देखें यहाँ पर ये पॉइंट ए है, ये एक पूरा साइकिल है 4 प्रोसेसेस का, ए बी सी डी, ये ए बी सी डी वापस जा रहा है साइकिल पूरा। अच्छा, पहले नंबर पर इसका आइसोथर्मल एक्सपेंशन होगा, यहाँ पर इसका वॉल्यूम V1 होगा, टेम्परेचर T1 होगा। फिर ये B से C आएगा, इधर इसका एडियाबैटिक एक्सपेंशन होगा और इसका वॉल्यूम V2 हो जाएगा और टेम्परेचर T2 हो जाएगा। फिर ये C से D की तरफ जाएगा, वॉल्यूम V3 हो जाएगा और ये होगा आइसोथर्मल कंप्रेशन। ठीक है, फिर ये जाएगा यहाँ से D से A, तो यहाँ पर टेम्परेचर फिर T1 हो जाएगा, V4 वॉल्यूम होगा और ये होगा एडियाबैटिक कंप्रेशन। ठीक है जी, तो पूरा चक्कर कंप्लीट हो गया। ए बी सी डी ए, हमारे पास साइकिल क्या है, ए बी सी डी ए, जिस जगह से शुरू हुआ था उसी जगह पर वापस पहुंच गया। ए से बी तक टेम्परेचर T1 था और दोबारा ख़त्म भी पॉइंट ए पर आकर किस टेम्परेचर पे हुआ है, T1 पर ही हुआ है। तो इसका मतलब है कि ये एक साइक्लिक या रिवर्सिबल प्रोसेस है। तो साइकिल क्या है हमारे पास, साइकिल है हमारे पास ए बी सी डी ए, और ये कौन सा साइकिल है, दिस इज़ ए रिवर्सिबल साइकिल, और ये हमारे पास एक रिवर्सिबल साइकिल है, यानी कि जिधर से शुरू हुआ वहीं पे ये वापस आ गया। अब इसके अंदर पहले नंबर पे था आइसोथर्मल एक्सपेंशन। आइसोथर्मल एक्सपेंशन है ए से बी तक। आइसोथर्मल एक्सपेंशन में क्या है कि हीट इंजन जो है इसको HTR के ऊपर हमने रखा हुआ है। ठीक है, द हीट इंजन इज प्लेस्ड एट HTR। HTR के ऊपर आपका हीट इंजन प्लेस्ड है, यानी कि हार्ड टेम्परेचर रिजर्वायर के ऊपर लगा हुआ है। ये जो सिलेंडर है आपका इस हीट इंजन का, उसकी हीट कंडक्टिंग बेस है, हीट को अंदर जाने देगा, हीट कंडक्टिंग बेस है। द बेस ऑफ सिलेंडर इज हीट कंडक्टिंग with non-insulating walls। और वॉल्स क्या हैं, नॉन इंसुलेटिंग, इंसुलेशन नहीं है। ठीक है जी, तो इसमें प्रोसेस में क्या होगा,
हीट दे रहे हैं आप सिलेंडर को, तो सिलेंडर के अंदर आइडियल गैस है। आइडियल गैस क्या करेगी? हीट लेके एक्सपैंड करेगी, ठीक है। द आइडियल गैस एक्सपैंड्स आफ्टर टेकिंग हीट फ्रॉम HDR। ठीक है। इट डू द वर्क ऑन द पिस्टन एट कांस्टेंट टेम्परेचर T1। अब ये क्या करेगी? ये हीट लेगी, ठीक है, गैस जो है, और हीट लेने के बाद गैस एक्सपैंड होगी कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर। आइसोथर्मल एक्सपेंशन है, टेम्परेचर नहीं चेंज हो रहा लेकिन गैस एक्सपैंड हो रही है, यानी कि वॉल्यूम गैस का बढ़ रहा है, ठीक है। और जब गैस का वॉल्यूम बढ़ेगा तो क्या होगा? गैस जो पिस्टन लगा हुआ है उसके ऊपर उस पिस्टन को पुश करेगा, ठीक है। तो पिस्टन जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। तो इस वक्त इसका वॉल्यूम कितना होगा? गैस का V1 होगा, ठीक है। अभी अब टाइम जो है वो हमारे पास ओवर हो रहा है, तो आगे फिर हम देखेंगे कि ये पूरा साइकिल कैसे कंप्लीट होता है और इसी की बेस के ऊपर हमने कैलकुलेशन किस तरह करें, ठीक है। यहाँ तक हमें ये बात समझ आ गई है कि सादी कार्नाट का इंजन क्या था। 4 प्रोसेस होते हैं, उन 4 प्रोसेस की बेस के ऊपर जो है वो आप कैलकुलेट करते हैं।